आइए प्रिय बच्चों, हम लोग कक्षा 7 के साइंस लेसन नंबर 1 जिसका नाम है पादपों में पोषण पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें आप लोगों ने पीछे पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है और खाद्य पदार्थों का प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे कि पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कैसे होता है। हम जानते हैं कि पादप भी हैं तो उनके लिए भी प्रोटीन और अनेक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो सबसे प्रमुख होता है जीवों का, उनका शरीर की सबसे अधिक जो रचना में भाग लेता है जो पदार्थ है वो है आपका प्रोटीन है, जल है। तो हम जानेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है कैसे निर्माण होता है, जबकि हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से प्रमुख तत्व होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कार्बोहाइड्रेट में आपके मुख्य रूप से इसके होते हैं कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये इसके कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख तत्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हम देखेंगे जैसे प्रोटीन है, ये महत्वपूर्ण पदार्थ है प्रोटीन। तो प्रोटीन में आपका होता है कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसके साथ होता है नाइट्रोजन और भी इसके एलिमेंट सल्फर है, क्लोरीन भी इसमें आते हैं। तो आपका प्रमुख रूप से अभी यही पढ़ेंगे कि एक प्रमुख अवयव घटक ये भी होता है प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और प्रोटीन में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। तो प्रोटीन एक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। हम कह सकते हैं प्रोटीन एक नाइट्रोजन, यन का मतलब नाइट्रोजन युक्त पदार्थ नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। तो अब हम ये जानते हैं कि पौधे को जैसे का आपके वायुमंडल में नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, फिर भी जो पौधे हैं जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ही अवशोषित ज़्यादा करते हैं, अपना प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम को पूरा करते हैं। लेकिन जब प्रोटीन बनाने की बात आती है तो वो अधिकतर नाइट्रोजन वह नहीं ले पाते हैं, उससे वो ले ही नहीं पाते हैं। अब उनके लिए क्या सिस्टम है, क्या चीज़ें हैं, उसको आप जानेंगे। और ये भी जान लीजिए कि जो दलहनी पौधे होते हैं उनको तो और अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि दाल में प्रोटीन की आवश्यकता, प्रोटीन सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है या अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसमें नाइट्रोजन की उपलब्धता भी अधिक होनी चाहिए। तो जो दलहनी पौधे हैं उसके जड़ों में एक प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं और वे जीवाणु जो है द्रवित नाइट्रोजन यौगिक बनाते हैं। वे जो जीवाणु क्या करते हैं कि आपका वायुमंडल से, आप एक ग्राफ द्वारा इसको समझ सकते हैं कि जो दलहनी पौधे होते हैं, जो दलहनी मान लीजिए कोई पादप है, एक हमने पादप बना दिया, एक पादप है, मान लीजिए कोई दलहनी पादप है, तो इसकी जड़ों में एक प्रकार का ये गांठ होती है, इसमें एक प्रकार का जीवाणु होता है, राइजोबियम नाम भी है। और वह जीवाणु जो है इसको ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बनाता है। ये जीवाणु जो है नाइट्रोजन युक्त पदार्थ पौधों को देता है और पौधे इसके बदले में इसको भोजन देते हैं। तो इस प्रकार इसके नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। डायरेक्ट जो है यह डायरेक्ट नाइट्रोजन को यह डायरेक्ट नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जो पौधे होते हैं ये डायरेक्ट वायुमंडल से नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हैं। ये वह नाइट्रोजन जब नहीं ले सकते हैं, जबकि इसको आवश्यकता है प्रोटीन बनाने के लिए, तो ये जो है अपनी जड़ों में एक प्रकार का जीवाणु रखते हैं
या जीवाणु रहता है जो यह भोजन देता है, यह इसको नाइट्रोजन युक्त पदार्थ देता है, जिससे यह अपने प्रोटीन की उपलब्धता को पूर्ण करता है, नाइट्रोजन की उपलब्धता को पूर्ण करके प्रोटीन बनाता है। ये सिस्टम है इसका। तो अब ये हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर यही पढ़ेंगे ओके। और हम लोगों ने देखे भी होंगे, एक चीज और है कि मान लीजिए तो रहा, और नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए, इसीलिए अब जैसे यूरिया है तो यूरिया में नाइट्रोजन की आवश्यकता सबसे नाइट्रोजन की उपलब्धता अधिक होती है, जबकि उसके बोरे पर आप लोग देख सकते हैं 46% उस पर लिखा रहता है। तो नाइट्रोजन की पूर्ति का और भी जो खाद्य पदार्थ हम डालते हैं, जैसे पशुओं के जो अवशिष्ट पदार्थ हैं ये डालते हैं, तो उसमें भी नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में उसको द्रवित पदार्थ के रूप में मिल जाता है पौधों को, जिससे वह नाइट्रोजन की अपनी पूर्ति करते हैं अपना प्रोटीन बनाने के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे और अगला हम लोग पढ़ें तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थों का संश्लेषण, अन्य खाद्य पदार्थ में आपके प्रोटीन हो जाते हैं और भी अनेकों पदार्थ बनते हैं जो आपके पाठ्यक्रम में भी नहीं है। तो अब दूसरा हेडिंग हम लोग पढ़ें कि पादपों में पोषण की अन्य विधियां क्या हैं। पादपों में पोषण की अन्य विधियां, पादपों में पोषण की अन्य विधियां, पादपों में पोषण की अन्य विधियां क्या हैं। तो पादपों में पोषण की अन्य विधियां, एक तो आप लोगों ने देखा कि जैसे प्रकाश संश्लेषण, जब हरे पादप जो होते हैं करके अपना भोजन बना लेते हैं, तो वो तो अपना स्वयं का स्वपोषी हो गए। लेकिन और भी हैं, कुछ ऐसे भी पादप होते हैं जो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, वो दूसरे पादपों पर निर्भर रहते हैं। तो वो जो पोषण की जो प्रणाली है, पोषण का मतलब आप जानते हैं, जान ही गए होंगे, पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि पोषण किसे कहते हैं। पोषण एक बार और आप देख सकते हैं कि पोषण का मतलब होता है कि कोई पदार्थ है अपना ले करके अपने ऊर्जा और आवश्यक पदार्थों की पूर्ति करना। कोई भी जीव है, कोई पदार्थ आप लिया, ग्रहण किया और उससे ऊर्जा और अपने आवश्यक तत्वों की पूर्ति कर लिया, तो यह प्रक्रम पोषण कहलाता है। चलिए, तो पादपों पोषण की अन्य विधियां में एक विषम प्रणाली है, विषम प्रणाली पोषण, विषम पोषी प्रणाली, विषम पोषी प्रणाली। विषम पोषी प्रणाली क्या है? विषम पोषी प्रणाली का मतलब है कि बहुत से ऐसे पादप हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, वे दूसरे पर निर्भर करते हैं, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता ही नहीं है तो वो पादप, लेकिन उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए अपना भोजन बना नहीं पाते हैं। अब कोई भी जीव है तो बिना भोजन का रह नहीं पाएगा, तो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो जब दूसरों से भोजन करते हैं तो विषम प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। अब विषम प्रणाली में क्या कहेंगे, विषम प्रणाली में ये होते हैं कि वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वो दूसरे पादप भोजन, हरे पौधे भोजन बनाते हैं और उनसे वो भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे अमरबेल है, अमरबेल विषम प्रणाली पोषण में आएगा। और भी बहुत से पादप हैं, ये कवक हैं, और आपके जैसे छत्रक हैं जिसको आप कुकुरमुत्ता भी कहते हैं। तो ये सब जो विषम प्रणाली के ही अंतर्गत आएंगे, विषम पोषी प्रणाली के अंतर्गत। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये क्या कहलाते हैं, कौन परजीवी होगा, कौन परपोषी होगा। अब ये हम लोग देखेंगे इसके अंतर्गत। तो परपोषी कौन है और परजीवी कौन है? विषम प्रणाली पोषण में परजीवी कौन है, परपोषी कौन है? विषम प्रणाली पोषण का सबसे पहले आप परिभाषा लिख लीजिए, परिभाषा किसे कहेंगे। तो विषम प्रणाली पोषण में ये लिखेंगे कि कुछ पादप
स्वयं भोजन नहीं बना पाते हैं, वे दूसरे पादपों पर निर्भर रहते हैं। तो इस प्रणाली को यानी प्रणाली मतलब तरीका, इस तरीका को विषम पोषी प्रणाली कहते हैं। ये हो गया। अब विषम प्रणाली पोषी में एक और महत्वपूर्ण बात आ गई। विषम प्रणाली पोषी में आपके दो चीजें होंगे। जैसे मान लीजिए दो चीजें होंगे, जैसे मान लीजिए अमरबेल है, अमरबेल हो गया, अमरबेल है। अमरबेल जो है, अब ये किसी पर डिपेंड रहेगा। मान लीजिए कोई पादप है, हरा पौधा, हरा पादप किसी हरे पादप पर डिपेंड करेगा, निर्भर। अब ये अमरबेल जो है हरा पादप पर निर्भर है, तो अब ये अमरबेल परजीवी हो जाएगा, परजीवी, और ये हो जाएगा आपका परपोषी। परजीवी और परपोषी। अमरबेल परजीवी हो गया क्योंकि पर माने दूसरे पर, जीवित माने जीवित रहने वाला, यानी दूसरे से भोजन लेकर जीवित रहने वाला। तो अमरबेल परजीवी में आ जाएगा। निर्भर किस पर है? हरा पादप पर। कोई वृक्ष हो सकता है, कोई पादप हो सकता है, तो ये दूसरे पर निर्भर है। तो हरा पौधे पर निर्भर है, तो ये हो गया परपोषी, यानी पर माने दूसरे का, पोषी माने पोषण कराने वाला। तो जो दूसरे का पोषण कराता है परपोषी हो गया। जो दूसरे पर पोषण के लिए निर्भर रहता है उसे हम परजीवी कहेंगे। तो आप ये परिभाषा लिख सकते हैं, बना सकते हैं कि जो दूसरे पर अपने भोजन के निर्भर रहता है उसे परजीवी कहते हैं, और जो परजीवी को भोजन प्रदान करता है उसे हम परपोषी कहते हैं। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अब देखेंगे हम लोग। तो इसके अंतर्गत आप लोगों ने देखा परपोषी, परजीवी। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो किसी हरे पादप पर निर्भर नहीं रहते हैं, वह सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं मृतोपजीवी, यानी मृत जीवी भी कहते हैं। और कुछ इसके पहले आप और भी पढ़ेंगे, कीटभक्षी पादप। कुछ देखिए इसी में एक और भी आता है, पादपों पोषण की अन्य विधियां में आपने एक विधि पढ़ा, और कीटभक्षी एक पादप होते हैं। कीटभक्षी पादप, ये भी एक कीटों का भक्षण करके अब देखिए वो हरे पौधे भी हैं और कीटों का भक्षण भी कर रहे हैं। तो हरे होते हुए कीटों का भक्षण कर रहे हैं, यानी अपने भोजन की वो आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो क्यों यह करते हैं, क्या कारण है, क्यों ऐसा है? तो ये प्रणाली क्यों ऐसा अपनाते हैं कि कीटों का भक्षण करना पड़ता है? तो इसलिए कि ये कीटभक्षी पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट का तो निर्माण कर लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की पूर्ति वो नहीं कर पाते, या ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां पर उनको नाइट्रोजन नहीं उनको मिल पाता है, तो वह कीटों का भक्षण करते हैं, तो वह कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। जैसे आपका घटपर्णी पौधा है, संड्यू
संजीव है और ये घटपाणी, इसका जैसे उदाहरण हो जाएगा। ऐसे पादप, ऐसे इसको लिख सकते हैं परिभाषा, ऐसे पादप जो कीटों का भक्षण करते हैं, कीटों का भक्षण करके अपना पोषण करते हैं, उसे कीटभक्षी पादप कहते हैं। कीटभक्षी पादप कहते हैं। जैसे संजीव है, घटपाणी है, जैसे घटपाणी, संजीव है, तो ये आपके आ जाएंगे। संजीव हो गया, घटपाणी हो गया, ये कीटभक्षी पादप में हो गए। तो ये भी एक प्रणाली है अपना पोषण करने का। फिर आप एक और मृत जीवी क्या है, देखिए कितनी विधियां आ रही है। मृत जीवी क्या होते हैं? मृत जीवी क्या है? तो मृत जीवी ऐसे पादप होते हैं, मृतोपजीवी भी इसका नाम है। मृत जीवी ऐसे पादप होते हैं जो सड़े गले, यानी जो जीव जंतु या पादप मर चुके हैं तो उनकी जो डेड बॉडी है तो उस पर ये उगते हैं और उससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो इसको हम कहते हैं मृत जीवी। तो ऐसे पादप जो सड़े गले जीवों के अवशेषों से, जीवों में आपका दोनों आ जाएगा, जीवों के अवशेषों से अपना पोषण करते हैं या अपना भोजन ग्रहण करते हैं, भी लिख सकते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसे मृत जीवी कहते हैं। जैसे आपके इसमें कवक भी आ गए, जैसे में कवक, जैसे देखते होंगे आज कवक अचार उचार बनता है तो फफूंद पड़ जाते हैं, चाहे रोटी है कई दिनों बाद फफूंद पड़ जाती है, ये उसी के अंतर्गत है। कवक भी हो गए। फिर आपका छत्रक, जिसको कुकुरमुत्ता कहते हैं, छत्रक हो गया। ये बहुत से आप बरसात के दिनों में अक्सर देखते होंगे, ऐसे बहुत से कवक अनेकों टाइप के उगाते हैं, छत्रक आ जाते हैं। तो ये आपके मृतजीवी के अंतर्गत आते हैं। तो आपके मृतजीवी में ही कवक भी आ गए, छत्रक भी आ गए। तो मृतजीवी पोषण आप लोग देख चुके हैं। मृतजीवी किसे कहते हैं? मृतजीवी पोषण, जो मृतजीवी जिस तरह से अपना पोषण करते हैं, लिख सकते हैं एक लाइन में कि मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? मृतजीवी पोषण या पोषण, तो इसको हम लिख सकते हैं कि मृतजीवी जिस प्रकार से अपना पोषण करते हैं उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। ये हो जाएगा।
अब हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे संबंध भी होते हैं जैसे लाइकेन। आप लोग लाइकेन के बारे में पढ़े होंगे। लाइकेन क्या है? तो लाइकेन में सहजीवी संबंध, शैवाल और कवक, लाइकेन। लाइकेन, इसके पहले आपका सहजीवी संबंध, सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध क्या है? सहजीवी संबंध क्या है? तो कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे शैवाल और कवक है, जैसे आप देख सकते हैं शैवाल, शैवाल प्लस कवक। तो शैवाल में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल यानी हरित लवक इसमें होता है। तो शैवाल में होता है, कवक में नहीं होता है। अब कवक क्या करते हैं कि शैवाल और कवक, तो जो कवक होता है शैवाल को स्थान देता है रहने के लिए, और इस बदले में आवास देने के बदले में कवक जो है इसको भोजन, कवक को जो है शैवाल भोजन देता है। ये इसको भोजन देता है, इसको लिख सकते हैं ये भोजन देता है। इसको और बड़े में हम लिख दें शैवाल और कवक। लाइकेन का मतलब शैवाल, शैवाल कवक। तो शैवाल और कवक ये आवास देता है, आवास, और ये जो है इसको भोजन देता है, भोजन, भोजन। क्योंकि इसमें हरित लवक होता है और इसमें हरित लवक नहीं होता है। तो शैवाल को यह आवास देता है कवक, और इसके बदले में ये भोजन देता है। तो इस प्रकार का जो संबंध होता है, इस संबंध का नाम है सहजीवी संबंध। एक दूसरे के आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, इसी संबंध को ये सहजीवी संबंध है। इसके अंतर्गत आपका आ जाते हैं लाइकेन। तो जैसे में आपका आ गया, ये जैसे में ये आपका लाइकेन एक प्रकार का हो गया, ये इसमें संबंध होता है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा इस पार्ट में। अब हम अगले पार्ट में आप लोगों को अगला भाग बताएंगे। तब तक के लिए आप समझिए इस चीज को। धन्यवाद।